समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए, धर्म के। नमस्ते मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान और आज के इस ऑनलाइन संवाद में आप सबका स्वागत है। यूथ फॉर नेशन और ग्रामोदय के सभी साथियों का, हमारे सभी नियमित मित्रों का और उनका भी जो आज पहली बार इस विमर्श में जुड़ने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम हम सब अच्छे से जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, जिसके कार्य का विस्तार बहुत लोगों को शायद लगता होगा कि हिंदुस्तान में ही है, भारत में ही है। हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का अस्तित्व, उसका प्रसार वैश्विक है, हिंदुत्व का विचार वैश्विक है। ठीक वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार का, काम का प्रसार भी विश्व भर में है, विश्व के अनेक देशों में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को विश्व के अनेक देशों में अनेक वर्षों तक करने वाले, संभालने वाले, उसमें अपने जीवन को समर्पित करने वाले संघ के वरिष्ठ प्रचारक रवि कुमार जी आज हमारे अतिथि हैं, विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले आइए रवि कुमार जी को नमस्ते कहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। रवि जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। श्रीमान रवि कुमार जी विज्ञान के, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी प्रचारक आप हो गए 1975 में, और उसके बाद संघ का कार्य करते हुए लगभग 35 वर्ष विदेशों में रह करके और 45 से अधिक देशों में संघ के कार्य का विस्तार करते हुए प्रवास किया, विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर के आप गए। आज श्रीमान रवि कुमार जी से हम संघ को लेकर भी कुछ सवाल करेंगे। कुछ हमारे मित्रों के मनों में संघ को लेकर कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं। कोरोना के संकट ने भारत का विचार, हिंदुत्व, उसकी और संसार को फिर से देखने के लिए विवश किया है। अतीत में हिंदुत्व कितना महत्वपूर्ण, कितना उच्च शिखर पर रहा है, आज हम कहाँ हैं विश्व भर में, और भविष्य में हमारे लिए हिंदुत्व के विचार के लिए संभावनाएं क्या हैं। आज की हमारी चर्चा इन बिंदुओं के आसपास घूमने वाली है, और भी ढेर सारी बातें हैं जो श्री रवि कुमार जी से हम करेंगे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं अलग अलग विषयों पर, हम उन पर भी जाएंगे। काफी रोचक रहेगी आज की हमारी बातचीत, क्योंकि बात हिंदुत्व की होगी, संदर्भ विश्व का होगा। हिंदुत्व कल, आज और कल, इसकी बातचीत की शुरुआत आप कैसे करना चाहेंगे? धन्यवाद जी, और श्रोतागणों को भी नमस्कार। एक विशेष परिस्थिति में हम मिल रहे हैं। दुनिया में 2 लाख से भी अधिक लोगों को मृत्यु का मुंह देखना पड़ा है कोरोना के कारण, और सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जो लोग इसके लिए जूझ रहे हैं, अस्पतालों में है, उनको और उनके परिवार को भी जल्दी से जल्दी वो रोग मुक्त हो जाए, यह भी मेरी प्रार्थना है। राजस्थान के से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसलिए राजस्थान के इतिहास के बारे में एक वाक्य कहता हूँ। कर्नल टॉड ने कहा कि शौर्य का इतिहास अगर दुनिया का लिखना जाए तो सारे दुनिया का इतिहास शौर्य गाथा एक वो पलड़े में रखो, और केवल राजस्थान का रखो तो राजस्थान का पलड़ा भारी है। यहाँ नायकी देवी, कुर्मा देवी, करण सिंह, शुभ्रक जैसे एक घोड़ा, बाद में चेतक जैसे एक घोड़ा, पन्नाधाय, महारानी पद्मिनी, हाड़ा रानी, अमृता देवी, बप्पा रावल से लेकर फतेह सिंह जग तक, और मेजर दलपत सिंह शेखावत, ऐसे लोगों ने जो महान कार्य किया है भारत में और भारत के बाहर, यह कमाल का है। और भी जब भी आप एशिया खंड में सबसे ज़्यादा धनाढ्य लोगों का सूची बनाते हो तो उसमें राजस्थानी
मारवाड़ी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। खूब बोलबाला 1700 में दुनिया का एक नंबर का जो धनाढ्य आदमी था वो है फतेह सिंह, मानिक चंद, और उसके बाद उनका बेटा फतेह चंद। ये सब को जगत सेठ कहते थे। जब बैंकिंग नहीं होता था तो इनको ही बैंकर ऑफ द वर्ल्ड मानते थे। यूरोप में कोई भी दो राजा युद्ध करते थे तो इनसे कर्जा लेते थे, खलीफा भी इनसे कर्जा लेता था। ऐसे अनेक क्षेत्रों में इनका योगदान है। एक क्षेत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते, वो है कि इस्लाम में एक गोल्डन एज था, गोल्डन पीरियड था जी। अल मंसूर से लेकर, उसका भी नींव रखने वाले ब्रह्मगुप्त एक बहुत बड़े वैज्ञानिक 7वीं शताब्दी में थे, वह भी राजस्थान के थे। मैं राजस्थान के बारे में थोड़ा इधर रुकता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा कि कोरोना के कारण और हिंदुत्व का क्या कैसे देखते हो, तो आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है इंग्लैंड के, और उनको मिलने के लिए दूसरे एक देश के राष्ट्रपति आए थे। अभी तक तो जब भी दो मिलते थे तो शेक हैंड करते थे, हेलो हाय कहते थे, लेकिन इस बार दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं और यह दृश्य देखने को मिलता है। वैसे ही नेतन्याहू को भी और दुनिया के बड़े बड़े लोगों को नमस्ते करते हुए आप देख सकते हो। ये एक नया बदल आया है। मैं समझता हूँ आने वाले कई वर्षों तक ये चलते रहेगा जी। श्रीलंका ले लो, स्पेन ले लो, इटली ले लो, वहां उन्होंने मृत्यु के बाद सबको गाड़ना नहीं है, केवल उनको हिंदू पद्धति से जो हम अग्नि संस्कार ये करने के लिए उन्होंने कह दिया है कि सब लोग करेंगे। दुनिया भर के लोग पूछ रहे हैं कि ये आयुर्वेद क्या है। पहले तो योग का नाम सुना था, दुनिया भर में योग चले गया, अब आयुर्वेद क्या है। और भोजन के बारे में भारतीय लोगों ने बहुत कुछ विचार किया है। तो फूड ट्रायंगल सब जगह पर दिखता है, शाकाहारी बनना चाहिए, ऋतु के साथ खाना खाना चाहिए, ऐसे अनेक विषय अब आ रहे हैं। तो ये एक आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। आपको एक और भी मैं बात बताना चाहता हूँ जी। जैसे 3 शब्द है, क्रांति, उत्क्रांति और संक्रांति जी। उत्क्रांति ये तो कोरोना है, एकदम अचानक आया और उथल पुथल हो रहा है। लेकिन दूसरा एक है क्रांति। क्रांति का मतलब बदल। वो क्या है तो, और 2-3 साल के अंदर दुनिया भर के शहरों में इलेक्ट्रिक कार घूमने वाली है जी। जब इलेक्ट्रिक कार जाएगी तो प्रदूषण बहुत ही कम हो जाएगा, ये एक अच्छा है। और इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल की जरूरत नहीं लगेगी, तो पेट्रोल के बिना वाहन चलेंगे। तो आज तक पिछले 50, 60, 70 साल से पेट्रो डॉलर का राजनीति और उसके कारण टेररिज्म जो आ रहा था उसके ऊपर बहुत बड़ा लगाम आएगा। और आज हम ये सब बातें सऊदी अरेबिया में, कतार में और खाड़ी देशों में हम देख रहे हैं कि वहाँ का एक सुल्तान भाषण देते समय जय सिया राम कह के भाषण शुरू करता है। वहाँ के सुल्तान की बेगम अपने सिर पर रामायण को लेकर मंच पर जा रही है। वहाँ बहुत सारे अरबी लोग अरबी वेशभूषा में बैठकर गणेश शरणम शरणम गणेशा गा रहे हैं। महिलाएं सब बुर्खा पहनकर बाजा बजाते हुए साथ दे रहे हैं। लोग पूछते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनेगा क्या? मैं तो कहता हूँ कि जरूर अयोध्या में बनेगा, मथुरा में बनेगा और वाराणसी में भी बनेगा, काशी में भी। फिर कब बनेगा? इसका उत्तर भी आसान है। अबू धाबी में जोर शोर से एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है। इस साल के अंत तक या अगले साल तक बन जाएगा, क्योंकि वहाँ के सुल्तान ने कहा है कि बहुत बड़ा अच्छा मंदिर बनाइए जी। तो अबू धाबी में मंदिर बन गया तो अयोध्या में कौन रोकेगा, यहाँ भी बन जाएगा। वैसे दुनिया के बड़े बड़े चर्च को लोग बेच रहे हैं और उसे श्रीलंका से शरणार्थी के नाते गए हुए लोग, फिजी से शरणार्थी के नाते गए हुए हिंदू लोगों ने खरीद कर उसको हिंदू मंदिर बनाया है। एक दिन वेटिकन को भी बेचेंगे तो वहाँ हरे राम हरे कृष्णा एक भव्य श्री कृष्ण का मंदिर बनाएगा, बाद में मथुरा को कोई रोकेगा भी नहीं। वैसे ही अभी अबू धाबी में बहुत बदल आए हैं। सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान ने नए नए कानून लाए हैं कि महिलाओं को बुर्का पहनने की जरूरत नहीं है। वो मॉल जा सकते हैं, सिनेमा थिएटर में जा सकते हैं, अकेले घूम सकते हैं, यहाँ तक कि कार भी चला सकते हैं। ये जो मतलब है कि थोड़ा जी, यह जो जिस बदलाव की तरफ आप संकेत कर रहे हैं सऊदी में, इस बदलाव की वजह क्या है? क्योंकि आप तो निरंतर आपका काम भारत से बाहर रहा है। एक है जी, एक झटके में पेट्रो डॉलर पॉलिटिक्स समाप्त हो रहा है
अब आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया चिंतित है कि मुझे पैसे कहाँ से आएगा। जब पर्यटक आएंगे तो पैसा मिलेगा, तो ऑल्टरनेटिव लोग यहाँ आकर कारखाना शुरू करे, लोग यहाँ आके यूनिवर्सिटी बनाए। अगर विदेश के लोगों यहाँ आना चाहिए तो विदेश में जो कानून, जो आज दुनिया के सभ्य देशों में कानून एक्सेप्टेड है, प्रगतिशील देशों में, वो कानून मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, वरना कोई आएगा ही नहीं, कोई यहाँ इन्वेस्ट करेगा नहीं, यहाँ फैक्ट्री नहीं बनेगी। और फैक्ट्री के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। केवल पेट्रोल डॉलर पे हम निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए वो सब चीजें बदल रहे हैं। जब ये बदल वहां आएगा तो यहाँ का जो धार है टेररिज्म का, वो खत्म होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते आपने विश्व के अनेक, मैं एक बात बताना चाहता था कि बहुत ही शीघ्र ही मक्का और मदीना में भी वो बोलेंगे कि पैसा दे दो, जमीन खरीदो और मंदिर बनाओ, वहां भी शिव जी का मंदिर बनेगा, तो आपको काशी में बनाना आसान हो जाएगा। सब 10-15 साल में होने वाला है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बताइए। आपने विश्व के अनेक देशों में संघ के कार्य को देखा, किया। हमारे मित्रों को की ये जानने में रुचि है कि वहां पर संघ का काम कैसे कैसे चलता है, किस स्वरूप में है, कितना है, किन किन देशों में कैसे हिंदुत्व का विचार, हिंदुत्व का कार्य और हिंदुत्व को मानने वाले लोग काम कर रहे हैं इन दिनों, कुछ उसकी झलक। दुनिया में 200 देश है, लेकिन उनमें सब जगह पर भारतीय पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कम से कम एक शहर में 5000 लोग होंगे तो शाखा का हम सोच सकते हैं जी। और निरंतर रहने वाले चाहिए, परिवार के साथ रहने वाले चाहिए, तभी संघ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे 40 देश है और इन 40 देशों में 1500 संघ की शाखाएं चल रही है। तो उसमें आप आशिया खंड ले लिया तो बर्मा में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, थाईलैंड में है, जापान में है, कोरिया में है, ऐसे अनेक देशों में है। फिर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिजी है, वहाँ भी है। यूरोप ले लिया तो इंग्लैंड में है, आयरलैंड में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, हॉलैंड में है, स्वीडन में है, नॉर्वे में है, अनेक वहाँ के देशों में है। अफ्रीका ले लिया तो मॉरिशस में, दक्षिण अफ्रीका में है, घाना में है, इजिप्ट में है, ऐसे इन सब देशों में आपको दिखाई देता है। अमेरिका ले लिया तो अमेरिका में है, कनाडा में है, और सेंट्रल अमेरिका जिसको कहते हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज आता है, त्रिनिदाद है और गयाना है, सूरीनाम है, इन सब देशों में। तो सभी खंडों में संघ का काम है। युवकों में ज्यादा है, जिनका जन्म ही भारत में नहीं हुआ, 2-2 पीढ़ी, 3-3 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी तक भारत देखा नहीं, ऐसे लोग वहाँ स्वयंसेवक बने, कार्यकर्ता बने, और इनमें से ही कई लोग संघ के प्रचारक भी निकले हैं। यह एक बहुत अच्छा दृश्य है। इनके बहुत सारे लोगों के परिवार में पहले बार भारत आया है तो संघ शिक्षा के कारण कोई आया है, 50 साल में, 60 साल में, 100 साल में, ऐसे बहुत सारे हमारे संघ के माध्यम से परिवर्तन आने को दिखाई देता है। भारत के साथ उनको अच्छी तरह जोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया आपका केंद्र रहा है, सिडनी में संभवतः आपका काफी समय बीता है। संघ का कार्य करते हुए ऐसे वहां के कुछ अनुभव भी आप साझा करें, जिन्होंने आपको चमत्कृत किया हो, जिनके बारे में जब आपने काम शुरू किया था कि हिंदुत्व के या विश्व में हिंदुओं के की मौजूदगी के ये दृश्यों की कल्पना मुझे भी नहीं थी, वहां जाने पर पता चला कि कैसे अद्भुत अद्भुत चीजें हैं वहां पर। ऐसे उदाहरण के लिए सिंगापुर एक देश है जहां 70% लोग चाइनीज लोग हैं जी, 20% लोग लोकल मुस्लिम मलय है और 7% भारतीय लोग हैं, 3% ऐसे यूरोपियन वगैरह लोग हैं। लेकिन 70% जहाँ चाइनीज लोग हैं, उस देश का नाम है सिंगापुर, जो तमिल शब्द है, जो संस्कृत शब्द है, और वहाँ वो कहते हैं सिंगापुर आते समय, वेलकम टू सिंगापुर द सिटी ऑफ लायन। लायन यानी शेर यानी सिंह, और पूर यानी शहर, ये तो संस्कृत है, तो वो दिखता है। दूसरा है आप जकार्ता जाते हैं, वहाँ रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ क्या लिखा रहता है, वेलकम टू जयकर्ता द सिटी ऑफ विक्टरी, तो ये तो संस्कृत शब्द है। थाई भाषा में माँ और किसी भी नदी का नाम लेना है, वहाँ छाओ फ्राया है। अब छाओ फ्राया नहीं कह सकते हो, आपको कहना पड़ेगा माँ छाओ फ्राया। जैसे हम गंगा माता कहते हैं तो हर चीज में वो पहले माँ लगाते हैं हर नदी के सामने। तो एक गंगा भारत में है, तो इससे भी बड़ा एक गंगा भारत के पूर्व देशों में भी है, उसका नाम है माँ गंगा।
फ्रेंच लोगों ने उसे मेकॉन्ग कर दिया है, लेकिन माँ गंगा यहाँ से 1.5 गुना बड़ा है। वो हिमालय से लेकर तिब्बत होते हुए बर्मा, बर्मा से थाईलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, फिर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक जाता है। उसको भी माँ गंगा कहते हैं। तो ये सब जब देखा मैंने तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, और भी इसके बहुत आयाम देख सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा तो बता दिया झलक। मलेशिया में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, सब में हिंदू संस्कृति 1000-2000 सालों से भरा हुआ है। उनका पूरा मलेशिया नहीं, इंडोनेशिया में 2000 वर्ष तक हिंदुओं का साम्राज्य था। 2000 वर्ष पूर्व से लेकर 1500 तक भारत में साम्राज्य था जी। भारत में यहाँ भारत में अभी तक भी मान लीजिए हिंदी की हम बात करते हैं, हिंदी राजभाषा के तौर पर स्वीकार की है संविधान में, लेकिन भारत से बाहर ऐसे कुछ देश हैं, त्रिनिदाद टोबैगो और संभवतः फिजी भी, जहां हिंदी वहां की केवल राजभाषा नहीं है बल्कि राष्ट्रभाषा कहने में भी उनको संकोच नहीं होता। वहां भी आपका जाना हुआ होगा। तो हिंदी भाषा या हिंदी बोलने वालों का की संस्कृति, संस्कार, स्वभाव, जीवन कैसा है उन देशों में? फिजी एक लेता हूं मैं जी। वहाँ 24 घंटे रेडियो हिंदी भाषा का है, और वहाँ हिंदी इतना शुद्ध बोलते हैं कि अंग्रेजी शब्द बहुत कम उपयोग में लाते हैं। हमारे लोगों को ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेज सकते हैं आप, बहुत अच्छा उनका रेडियो स्टेशन में हिंदी दिखता है। यहाँ तक कि वहाँ के तमिल और तेलुगु जो पर्याप्त मात्रा में है, वे भी हिंदी जरूर बोलेंगे। फिजी का लड़का भी हिंदी बोलता है। मैंने वहाँ कई बार 7-7 दिन के प्रयोग ने अपने संघ शिक्षा वर्ग लगाए, तो फिजी बच्चे भी आ जाते थे, बोलते कि हम भी आ रहे हैं। हम बताते हैं कि यहाँ तो केवल शाकाहारी भोजन है, लिखेंगे, और यहाँ हिंदी में भी बोलेंगे, तो बोले कि हम भी बोलेंगे। तो आखिरी दिन जब कुछ लोगों को कुछ विषय पर बोलना है, तो एक फिजी लड़का हिंदी अंग्रेजी में लिखकर वहां जाकर हिंदी में भाषण दे दिया उसने। तो हिंदी का एक अच्छा वहां देखने को मिलता है। सूरीनाम में भी हिंदी बहुत, ये सूरीनाम मध्य अमेरिका के देशों में से एक है। वैसे हॉलैंड में भी हिंदी प्रचार बहुत है। बाकी त्रिनिदाद के लोगों को अंताक्षरी में आप कभी हरा नहीं सकते हो, जबकि उनको केवल अंग्रेजी आती है, हिंदी आती नहीं है। लेकिन हिंदी गाने, हिंदी फिल्म इतने लोकप्रिय है कि वो अंताक्षरी में हमसे आगे है। केवल ऐसे कुछ बातें मैंने बताया जी। आदरणीय रवि जी, आपको 1997 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड ने वैदिक गणित पर बात करने के लिए अपना एक पेपर पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। वैदिक गणित में वहां के लोगों की रुचि और वो उस लेक्चर का अनुभव, उसको भी आप साझा करना चाहेंगे हमारे देखने सुनने वाले मित्रों के साथ? ठीक है। पहले मेरा यूनिवर्सिटी में होने, रॉयल सोसाइटी होने के पहले वहाँ एक कार्यक्रम में मुझे वैदिक गणित के लिए बुलाया था। उसमें जो संचालन कर रही थी वो बहन जी के पति यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर है, वो न्यूजीलैंडर है। वो अपनी पत्नी को ले जाने के लिए बाहर खड़े थे। हमारा कार्यक्रम आधा घंटा देर से शुरू हुआ क्योंकि श्रोतागण नहीं आए थे, तो इसलिए आधा घंटा देर से वो समाप्त हुआ। तो आधे घंटे तक वो बाहर रहकर, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के मैथमेटिक्स के थे, और वो देख रहे थे कि जिस प्रकार से मैं गणित कर रहा हूँ, ये गणित तो वो कर भी नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे नीचे 7 लोगों ने पीएचडी किया है गणित पर, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते ऐसे इतने आसानी से। आपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स करके दिखाया, आपको मैं यूनिवर्सिटी में बुलाता हूँ। तो यूनिवर्सिटी में केवल प्राध्यापक और वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स के सामने। तब वहां से उन्होंने बताया कि अगला कदम है, हम आपको रॉयल सोसाइटी ले जाएंगे, आप तैयार हैं? तो मैं तो बोला कि मैं तो तैयार हूँ। रॉयल सोसाइटी में मेरा हुआ साधारण। उन्होंने शुरुआत में बताया कि इस रॉयल सोसाइटी में अल्बर्ट आइंस्टीन भी आते हैं, तो उनको हम केवल 40 मिनट देते हैं, बाद में प्रश्नोत्तर होता है जी, इसलिए आप उसका ही बोलिए। तो मैंने भी 40 मिनट बताकर मैं रुक गया। तो 2 लोग खड़े हो गए, बोले कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हो, आपको तो बहुत कुछ मालूम है, क्यों आप हमको नहीं बता रहे हो? कि आप अध्यक्ष से बात कीजिए। फिर अध्यक्ष ने बोला कि यही तो नियम तुमने तो लाया है, ठीक है आप चालू रखिए। तो चालू रहा। फिर बाद में प्रश्नोत्तर भी हुआ। 2.5 घंटे हो गए, तो 10:30 बज गए थे, तब उनको रोकना पड़ा। एक अच्छा अनुभव था वो, कि
एक नई आज एक इसमें से दूसरा एक पक्ष भी याद रखना चाहिए कि अंग्रेज आज बहुत बदल गए हैं। कहीं भी अगर अच्छी बात है, भारत के पास भी है, श्रीलंका के पास है, किसी के पास भी हो, तो वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसका उपयोग लेना चाहते हैं। आज हमारे लिए आवश्यक है कि हमारे लोग पीएचडी करें। आर्यभट्ट कौन था, बराहमीर कौन था, ब्रह्मगुप्त जो राजस्थानी है उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो उसमें थोड़ा उनको दोष देना। लेकिन हम भी कितने पीछे पीएचडी लिखते हैं। हमने कब बताया कि कैलकुलस जो है वो न्यूटन का नहीं है, वो लेनिट्स का नहीं है, वो भास्कराचार्य का है। हम नहीं बोलेंगे, हमको भी करना जरूरी है। आज वेस्टर्न सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करने की स्थिति में है, उसका फायदा लेना चाहिए। वे स्वीकार करने की तैयारी में है, हमको आग्रह पूर्वक उसको कहने की तैयारी या उस तरह का शोध काम हमको करने की जरूरत है। रवि जी, मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है जिसमें हम करेंगे तो वो लोग भी मान्य करेंगे और इसे करना चाहिए, तभी इसके ऊपर बाद में सोचेंगे। आपने विविध विषयों पर काम किया और उन विविध विषयों में से एक काम योग भी है। योग जिसके कारण विश्व में भारत को पहले भी मान्यता मिली और हाल ही में विश्व योग दिवस ऐसा सारी दुनिया ने स्वीकार किया। योग पर आपकी एक पुस्तक भी है जिसे विदेश मंत्रालय ने प्रकाशित किया, दुनिया भर में लेकर के गई। उस पुस्तक में ऐसा विशेष क्या था कि विदेश मंत्रालय ने हाथों हाथ आपकी पुस्तक को स्वीकार किया और वो विश्व भर में उसको लेकर के गए? विषय योग पुराना है, उसके ऊपर हजारों लोगों ने 10,000 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी होगी, लेकिन उसमें जो अभी सामने नहीं आया है कि इंग्लैंड के लोग योग क्यों पसंद कर रहे, अमेरिका में जो लोकप्रिय योग कैसे बना, कौन वहां लेकर गया और वहां आज कौन कौन कर रहे हैं। तो इस पर शोध करते हुए मैंने कि कितने देशों के प्रधानमंत्री योग करते हैं, उनके फोटो मैंने डाले हैं। ओबामा की पत्नी जो है मिशेल ओबामा, प्रति वर्ष अप्रैल महीने के 4 दिन की छुट्टी ईस्टर की होती है, उस समय एक दिन 10,000 लोगों को बुलाकर उनके सामने वो योग सिखाती है। ये कोई छोटा सामान्य न्यूज नहीं है। फर्स्ट लेडी इतनी इनिशिएटिव लेती है। वहाँ के बड़े बड़े सुपरस्टार जिसको हम समझते हैं, ये सब योग करते हुए मैंने उसमें फोटो सब डाला है। अलग अलग देश के बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर होंगे, फुटबॉल प्लेयर होंगे, बास्केटबॉल प्लेयर होंगे, फिर बड़े बड़े सीईओ है, ये लोग कैसे योग कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि विदेश के सबसे प्रोमिनेंट लोग ये योग करते हुए, इसमें फोटो है, उनकी जानकारी है, उनका इंटरव्यू है, तब उन्होंने बताया कि ये विदेश मंत्रालय के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि हमको विदेश में ले जाना है तो उनको समझ में आएगा। रामदेव बाबा को हम जानते, विदेश के लोग नहीं जानते, लेकिन जो नाम आपने रखे हैं वो सब विदेश के लोग जानते हैं। अब्दुल करीम जब्बार को भारत के लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन बास्केटबॉल में वो तो ऑल टाइम ग्रेट है, उसको वहाँ के लोग जानते हैं। इसलिए आपका पुस्तक हम छापेंगे। फिर उन्होंने छापा, उसमें प्रधानमंत्री का संदेश भी था और अब वो दुनिया भर में वो चले गया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा जी, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि श्रीमान रवि जी की पुस्तक योगा भारता's इनवैल्यूएबल गिफ्ट टू द वर्ल्ड, ये पुस्तक इसका लोकार्पण, इसका विमोचन तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने न्यूयॉर्क में किया था और 177 देश, रवि जी, वो तैयार हो गए योग के विषय को स्वीकार करने में। इसमें वो देश भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कट्टरवादी इस्लामिक देश हैं, ऐसे देश भी हैं जिनका आधिकारिक रूप से धर्म, राजधर्म कह लीजिए, राष्ट्र का उनका घोषित रिलीजन वो क्रिश्चियनिटी है, जिनको हिंदू प्रतीकों से शायद जी तो उन्होंने भी स्वीकार किया योग को। ये कैसे संभव हुआ होगा? इसके पीछे की फिनोमेना को आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं? अच्छा, ये है कि टाइम मैगजीन दुनिया का सबसे प्रसिद्ध एक मैगजीन है। आप जानते हो, टाइम में किसी का नाम आना, कोई भी एक विषय आना है बहुत बड़ी बात है। तो उनका कवर स्टोरी एक था कि उसमें वो प्रश्न लिखा है, दुनिया में कोई भी उन दिनों में, आज से 10, 15, 20 साल पहले, नरेंद्र मोदी वगैरह सब आने के पहले, दुनिया में एक भी सरकार योग के लिए पैसा नहीं देती है, योग को प्रोत्साहन नहीं देती है। और 2 धर्म ऐसे हैं जो इससे
के खिलाफ प्रचार करते आए हैं। फिर भी योग बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों? ऐसा प्रश्न था कवर स्टोरी, और अंदर उसने लिखा है, उसका वाक्य मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज योगा वर्क्स। क्यों? कि योग का परिणाम लोग देख रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे विदेशी लोग आए हैं, वो बताते हैं कि आप 2 मिनट में बताइए योग क्या है, क्योंकि उनके लिए ऐसे ही प्रश्न होता है 2 मिनट में। तो मैं कि आपको क्या तकलीफ है बताइए। तो कि मेरा पेट में गैस बहुत है, ये है, मैं बहुत कुछ खा नहीं पाता, एसिडिटी का प्रॉब्लम। मैं बोला कि लेट जाओ, और उनको मैंने 2-3 पवन मुक्त आसन बताया, और वो खड़ा हो गया। बाप रे, उसने इतना जोर से लगाया, बोलता कितना डॉलर देना चाहिए, कितना डॉलर देना चाहिए। हम तो किसी से कुछ लेते नहीं है, लेकिन उसको 5 मिनट के अंदर पवन मुक्तासन से इतना रिलीफ हुआ। ये सब क्या है कि करते रहने से मालूम हो जाता है। क्योंकि योग निद्रा कराइए तो लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं कई दिनों से, मुझे नींद की बीमारी है, 2 मिनट में ठीक हो गया। यही है। क्योंकि योग चलता है, क्योंकि योग काम करता है, इसलिए योग की स्वीकार्यता बनी। ये आपने कहा। रवि जी, एक बार फिर से विदेश की यात्रा करते करते स्वदेश लौटना चाहता हूं, और स्वदेश में भी जहां महेश जी ने यूथ फॉर नेशन का प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से हम और आप जुड़े हैं, उसका मुख्यालय है राजस्थान। आपने राजस्थान का जिक्र ओपनिंग में किया था। इजराइल, हाइफा, उस दास्तान पर भी बात करें कि क्या योगदान इजराइल के जीवन में भारत का रहा है। मैं उसके पहले दूसरे एक बात बताता हूँ राजस्थान का ही जी। कुछ कलाकार आए थे विदेश से, हंगेरी से, और यहाँ कुछ संगीत और डांस दिखा रहे थे, और मुझे दिल्ली से बताया कि जरा इनको राजस्थान ले जाइए, जयपुर में उनका बड़ा कार्यक्रम रखा है और इनका परिचय वहां करा देना। विदेश से ये लोग आए हैं, कौन है। तो मैंने वहाँ बिरला ऑडिटोरियम है, जयपुर में काफी विख्यात है, वहाँ उस समय गवर्नर भी थे, वहाँ के सारे मंत्रिमंडल थे, सब बड़े बड़े लोग, प्रसिद्ध लोग वहाँ आए थे ये कार्यक्रम के लिए। मुख्यमंत्री थोड़ी देर से आई, वसुंधरा जी, तो मुझे बताया कि आप जरा बताएं। तो मैंने बताया कि मैं 2 मिनट संवाद करूंगा। लोगों से पूछा, क्या कोई राजस्थानी आदमी कभी राष्ट्रपति बना है क्या? तो लोगों ने बताया कि नहीं, उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत, और फिर प्रतिभा पाटिल के पति शेखावत है, इसलिए वो राजस्थानी, लेकिन प्रतिभा पाटिल तो महाराष्ट्र की है। तो आपके पास एक भी नाम नहीं है जो प्रधानमंत्री राजस्थानी है? तो बोले कि नहीं है। तो मैं एक किस्सा बताता हूँ, आप ताली मत बजाइए, क्योंकि आपको शायद इसके ऊपर संदेह होगा। एक राजस्थानी आदमी अमेरिका गया, वहाँ एक अमेरिकन महिला से शादी हुई और उसको एक लड़का हुआ, लेकिन उस बच्चे के जन्म के 1 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में ये स्वाभाविक रूप से इसकी मृत्यु हो गई। अब वो महिला ने बच्चों को जैसे नाम रखते हैं, यहाँ गुल्लू रखते हैं, कोई राजा रखते हैं, ऐसे छोटे नाम रखते हैं, तो उसका एक नाम रखा घर में बुलाने के लिए, बिल करके। बिल एक प्रसिद्ध नाम रखता है, बिल होता है, जैक होता है, ऐसे टोनी रहता है, तो बिल रखा जी। कुछ वर्षों के बाद उसने दोबारा शादी किया क्लिंटन परिवार में जाकर। मैं यहाँ रुक गया, लोग आश्चर्यचकित हो गए। मैंने बोला था ताली मत बजाओ, लेकिन लोगों ने जो तालियां बजाई, मैं बोला जो तालियां बजाई उनको कुछ समझ में आया है क्या? मैं जो बता रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ कि सच बता रहा हूँ? कितने लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, तो सबके सब हाथ उठाए कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है करके। फिर मैंने उनको बताया कि मुझे बताइए कि किसी भी देश का एक राष्ट्रपति राजस्थान के जयपुर के बगल में एक छोटे से गांव में कभी आके रुका है क्या 24 घंटे के लिए? और वहां 3 महीने से उसकी बेटी चेल्सिया घाघरा चोली पहनकर वहां होली खेल रही थी। कभी ये दृश्य आपको ध्यान में आता है क्या? ये कितने लोग जानते हैं? तो सब लोगों ने हाथ ऊपर किया कि वो यहाँ आया था, एक गांव, उसका नाम भी बताया उन्होंने, वहां वो रुक कर गए थे करके। कोई कारण तो होगा ना, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा पूर्वजों का गाँव ये है। इतना ही है कि वो राष्ट्रपति बनते समय उसने लिख के नहीं दिया था कि मेरे पूर्वज राजस्थान के हैं, इसलिए आज वो अचानक घोषित नहीं कर सकता, 20 साल के बाद ये बता सकता है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग ने ढूंढ निकाला है। बाद में लोगों ने ऐसे तालियां बजाई कि बिल क्लिंटन। मैंने बताया ऐसे मेरे पास और भी 2 राष्ट्रपति है जी।
और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे 2 करोड़ लोग जो मूल राजस्थान के हैं, वो टर्की में है, वो 1000 साल पहले, इनको कहते हैं अंग्रेजी में इनको जिप्सी कहते हैं, रोमा कहते हैं, इनको गड़िया लोहार कहते हैं। ये लोग 1000 साल पहले यहाँ से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से उतर हंगेरी, रोमानिया में गए हैं। तो इन सब देशों में मैं जाकर आया इनके रहन सहन देखने के लिए। आज भी ये घर में पुरानी राजस्थानी बात 1 2 3 4 हाथ कान नाक ये बोलते हैं, लेकिन ये सब बंजारा समाज के हैं। उसी में से एक है बिल क्लिंटन। ऐसे ब्राजील के 2 राष्ट्रपति भी बंजारा समाज के हैं। और ये हमेशा कहते हैं कि भारत हमको क्यों नहीं मानता है, क्यों भारत के लोग हमको पासपोर्ट नहीं देते हैं, हम यहाँ रहने वाले हैं, आपका जमीन नहीं छीनने वाले, लेकिन एक हमको सम्मान मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में उनके लिए एक भवन बनाना चाहिए। जो लोग 1000 साल पहले यहाँ से वो गए थे, राजस्थानी लोग, सिंधी लोग। आपने ये संख्या बहुत बड़ी बताई, 2 करोड़ जिप्सी हैं संसार में, गाड़िया लोहार समुदाय से उनका ताल्लुक है, उनमें से निकले हुए हैं या उनके वही उसी रक्त के लोग हैं। चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा, वो भी एक राजस्थानी है। इतना बड़ा आदमी, नोबेल लॉरेट भी है इनमें, जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लिए हैं। ऐसे भी लोग हैं। जिप्सी लोगों का पूरा इतिहास जीरो है, यूनिवर्सिटी में सिखाया जाना चाहिए। जयपुर में एक है मेजर माथुर, उन्होंने इसके ऊपर बहुत संशोधन किया है। उनको आप अगले बार बुलाइए, वो आपको इतने सारे रोमांचक कहानियां बताएंगे। वो मैं जिप्सीज के बारे में मेरे मन में एक प्रश्न है कि आपने जो जिस कनेक्शन की बात की, उस कनेक्शन को क्या वहां पर उनमें से अधिकांश लोग स्वीकारते हैं सहजता से? उनको एहसास और आभास है उसका? उनको तो दुख होता है। वो कहते हैं कि हम और इजराइल के लोग को हिटलर ने बूंद के रख दिया था। 50 लाख इजरायली लोग और 5 लाख राजस्थान के लोगों को बूंद के रख दिया था। इसके कारण सहानुभूति के नाते इजराइल में कोई भी बंजारा बिना पासपोर्ट के सीधा पहुंच सकता है, इतनी छूट उन्होंने दी है। हम लोग वो अपना भाई मानते हैं। भारत सरकार ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, ऐसा उनका रोना है। डीएनए टेस्टिंग भी हो गया है सब लोगों का, और वो भी यह कहता है कि ये लोगों के पास राजस्थान मूल के ये डीएनए है। तो इसलिए आज वैज्ञानिक युग में इसको सिद्ध किया गया है। हमने सोचना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं। इसी क्रम में इजराइल चलते हैं, हाइफा की बात हो जाए। अच्छा। तो और जैसे हमें राजस्थान के बारे में ही राजस्थानियों को कम मालूम है, ऐसा एक है मेजर दलपत सिंह शेखावत के बारे में जी। ऐसा है कि ये इजराइल एक देश था यहूदियों का 2000 साल पहले। उस समय उनके पर पहले इजिप्ट लोगों ने उनको गुलाम बनाकर लेके गए और बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए। ये लगभग 3000 साल पहले। बाद में वहाँ असीरिया के लोगों ने, फिर बाद में बेबीलोनिया के लोगों ने, बाद में अलेक्जेंडर ने, बाद में वहाँ रोमन लोगों ने बार बार उनके ऊपर आक्रमण करते रहे और उनको गुलाम बनने पड़े। तो उस समय से बहुत सारे लोग वहाँ से भागकर भारत में आए। पहले कोचीन में आए, बाद में महाराष्ट्र में आए। आज भी महाराष्ट्र में इनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो ये एक बाजू। दुनिया भर में इनको भागना पड़ा, जहां जहां गए, कहीं हंगेरी में, कहीं रोमानिया में गए, सब जगह पर इनके ऊपर यातनाएं हुई, इनकी महिलाओं के ऊपर यातनाएं हुई, सब कुछ हुआ। और हिटलर के समय तो इनको भूंद के रखा गया था। लेकिन कहीं अगर एक भी आंच नहीं आई है, सम्मान के साथ रहे 2500 साल तक, केवल भारत, वो भारत है। ये भारत की पहचान है। वैसे पारसी लोग यहाँ आए, हमने उनको पूरे सम्मान के साथ रखा। तब ये लोग जब 2000 साल से रोमानिया में, हंगेरी में, स्पेन में, इंग्लैंड में, जर्मनी में रहे, तब ये हमेशा प्रार्थना करते थे कि हमारा जो अगला त्योहार, जैसे हमारा दीपावली है वैसा उनका त्योहार होता है, उस समय हम इजराइल में, जेरूसलम में, जो हमारा पुण्य शहर है, वहां मनाएंगे करके अपने बच्चों को बताते थे। एक बार इंग्लैंड के साथ उनकी बातचीत हुई। इंग्लैंड को युद्ध में आवश्यक एक्सप्लोजिव बनाने का एक रहस्य एक साइंटिस्ट खैम विस्मैन ने बनाकर दिया। इसने एसीटोन बनाया उसके माध्यम से, और वो जीत गए। बोले कि हम आपको पद्मश्री देते, भारत रत्न देते, मतलब ये सब नहीं चाहिए, हमको जेरूसलम चाहिए। तो आखिर में उन्होंने बताया कि ठीक है, हम युद्ध करेंगे, लेकिन जेरूसलम यानी इजराइल देश में 402 सालों से तुर्की लोगों का साम्राज्य है, उसको खलीफा कहते हैं, वो राज्य कर रहा है।
फिर भी हम आपकी ओर से युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध लड़ना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान है, सीधा चले जाओ भारत में, यहाँ के क्षत्रियों को, यहाँ के लोगों को भर्ती करते जाओ और ले जाओ वहाँ। लड़ने तो के लिए। ऐसे बहुत सारे लड़ने के लिए सैनिकों को लेकर गए। जी। लेकिन साथ में यहाँ 400 रियासत भी उनके हाथ में थे, 500 से भी ज्यादा रियासत थे। उसमें से जो कुछ बड़े रियासत थे उनको कहा कि आप भी हमको सैनिक भेजिए, ये प्रथम महायुद्ध के समय। तो जोधपुर महाराजा, मैसूर महाराजा ने अपनी सेना उनको दी। वैसे गुजरात में काठियावाड़ करके है, वहां के भी राजा ने कुछ सैनिकों को दिया और ये सब सैनिकों को लेकर इजराइल की मुक्ति के लिए वहां का जो अंग्रेज अधिकारी है वो इनको लेकर आगे बढ़ा। उसको लगा कि हाइफा जो बंदरगाह है वो मैं पकड़ लूंगा तो इनका तुर्की से जो कुछ माल आ रहा है, तुर्की से जो कुछ सेना आ रही है वो बंद हो जाएगा और वही बंदरगाह मेरे लिए यानी अंग्रेजों के लिए फायदे में होगा। इसलिए वो हाइफा शहर उसने एरियल सर्वे किया और बाद में उसकी ओर आगे निकला। जैसे ये हाइफा शहर के नजदीक आए, वहां एक पहाड़ है, उसका नाम है माउंट कार्मेल। माउंट कार्मेल के ऊपर उन्होंने बंदूक रख दिए थे, शहर खाली कर दिया था। खाली शहर समझ के अंदर गए और ऊपर से बम वर्षा गिरने लगी और एक एक बम गिरता है, 50, 60, 70 लोग मरते हैं। तो तुरंत अंग्रेज पीछे हट गए, लेकिन यहाँ हम युद्ध नहीं लड़ सकते, शत्रु ऊपर है और हम लोग नीचे है, जमीन में है, तो इसलिए हम हार जाएंगे। और भी हमारे रणगाड़ी आगे नहीं जा सकती, इसलिए खड्डा खोद के रखा है, इसलिए हम आगे भी नहीं जा सकते। लेकिन ये जो जोधपुर और मैसूर महाराजा के सैनिक थे, इन्होंने कहा हम तो क्षत्रिय है, पीछे हटेंगे, हमारे यहाँ पीछे हटना ये शब्द ही नहीं है, और हमको पगार मिलता है हमारे राजा से, और हमें राजा पूछेगा कि शर्म नहीं आती है तुम पीछे हट गए, हमें वहां उत्तर देना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो हमारे गांव वाले भी हम पर थूकेंगे और हमारे बहनों के साथ कौन शादी करेगा, खाली हम भले मर जाएंगे, हम जाएंगे। और इन्होंने बताया कि आपको मदद करने के लिए हम रणगाड़ी नहीं दे सकते। और ये जो सैनिक है जो प्रिंसली स्टेट्स के, इनके हाथ में बंदूक नहीं दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि बंदूक देंगे तो बंदूक हमारे ऊपर भी चला सकते हैं। इसलिए राजा महाराजा के पास जो सैनिक थे केवल तलवार से लड़ने वाले, तो बोला था कि आप तलवार से लड़ोगे, और वो ऊपर तोप रखा है, वहां मशीन गन है। बोले कि नहीं, लड़ने के लिए आपके पास 100 कारण है, लड़ने के लिए हमारे पास एक ही कारण है, हम क्षत्रिय है। ठीक है, आखिरी में तुम्हारी मर्जी, आप जाइए। ये गए और जीत कर आ गए। दुनिया के संपूर्ण 5000 साल के इतिहास में तलवार और भाला ने, पैदल और घोड़े पे जाने वालों ने, मशीन गन को और तोप को हराया, ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है। अंग्रेज में एक कविता है, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, उसमें अंग्रेज लोग हार गए, अंग्रेज लोग मर गए क्योंकि ऊपर तोप था और ये लोग लड़ रहे थे नीचे से, लेकिन फिर भी उसके ऊपर इतना बड़ा कविता लिखा गया है। और ये युद्ध हम जीत भी गए, और जीत के बाद हमने अंग्रेजों को दे दिया। इतिहास में ये आएगा कि उस समय जो सेनापति था वो जो लेफ्टिनेंट जनरल था उसी का नाम आता है, लेकिन असली में लड़ने वाले ये 2 प्रांतों के थे। लेकिन नहीं लड़ रहे थे, वो नवाब जो भेजा गया था हैदराबाद का, निजाम ने भी भेजा था, लेकिन उसके ऊपर फतवा के ऊपर फतवा आ गया कि ये क्या तुर्की के साथ लड़ोगे क्या। इसलिए उन लोगों ने बताया कि तुम लोग मत लड़ो, क्योंकि वापस तुम जाओगे तो तुमको मार डालेंगे वहां के लोग, इसलिए तुम पीछे रहो। और जो सैनिकों को हम युद्ध कैदी पकड़ते उसके साथ तुम उनको खाना खिलाते रहो, तो तुमको अच्छा नौकरी मिलेगा। तो तीसरा जो सेना था वो हमारे काठियावाड़ के लोग थे। इसलिए 3 मूर्ति चौक बनाया गया है दिल्ली में मैसूर महाराजा ने, और उसी को आज नया नाम दे दिया है 3 मूर्ति हाइफा चौक। इस समय पुस्तक लिखते समय उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर बोला कि रवि कुमार ऐसा कोई युद्ध हुआ था, तुम जो बता रहे हो ये हमारे सैनिक मानते नहीं, अधिकारी नहीं मानते हैं। कि मैंने बताया कि आप इजराइल के दूतावास से पूछिए, इजराइल के एम्बेसडर मेरे पुस्तक का विमोचन करने के लिए आ रहे हैं, उनसे पूछिए। और यहाँ जो मैसूर महाराजा ने बनाया है एक 3 मूर्ति चौक, वहां जाकर देखिए वहां अंग्रेजों ने क्या लिखा है। तो ये सब पता करने के बाद उन्होंने लिखा है। फिर मेरा पुस्तक अब सिखाया जाने वाला है जी। हाइफा के संग्राम पर जो आपकी पुस्तक है उसका टाइटल क्या है, और किसी को उसको पढ़ना हो नौजवानों को तो उसको कहाँ तलाशे वो? ये कुरुक्षेत्र के अपने जो विद्या भारती वालों ने अंग्रेजी और हिंदी में छापा है, तो मराठी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, सब बाकी लोगों ने छापा, स्थानिक लोगों ने। तो ये वहां से मिल सकता है कुरुक्षेत्र के इसमें से। और दूसरा जी, ये इसका शीर्षक है, अंग्रेजी में इसका शीर्षक है इंडियन हीरोइज्म इन इजराइल,
और हिंदी में है इजराइल में भारतीय वीरों की शौर्य गाथा। कुरुक्षेत्र के विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान से आप यह पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त कर सकते हैं। हाइफा के युद्ध में है 60-70 रुपया है। जी जी। लेकिन आपने जब हाइफा की लड़ाई का जिक्र किया और उसमें भारतीय पराक्रम का जिक्र किया, तो एक विडंबना सामने आ रही है। चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड वो कविता हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी के सिलेबाई का पार्ट है, मैंने भी पढ़ी है कॉलेज में, ग्रेजुएशन में का है। और गजब की बात है कि हाइफा को स्वीकार करने में अब भी, माने अब जाकर के इस सरकार ने तो उसको स्वीकार किया, जब आपने वो विषय रखा या उठाया तो भारत के रक्षा मंत्रालय से ये जवाब आता है। देखिए कितनी विचित्र स्थिति है कि ऐसी कोई लड़ाई हुई भी है क्या, अपने को मालूम नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं इतिहास के, ऐसे पन्ने हैं जो या तो षड्यंत्र के तहत दफन कर दिए गए हैं, या इसलिए भी कि क्योंकि हम लोग उनको संभालने वाले थे, हमसे ही उनकी संभाल में चूक हुई है। हम इजराइल गए, हाइफा की बात हो गई, मैं हरियाणा में हूँ, चंडीगढ़ से इस समय आपके साथ बात कर रहा हूँ। जब आप हरियाणा राजस्थान की इतनी सारी बात कर रहे हैं और बात रवि कुमार जी से हो रही है जो विदेश विभाग में काम करते रहे, अनेक वर्षों तक, कई दशक तक काम किया, तो जिक्र हरियाणा का भी होना चाहिए। मैं फिजी और महेंद्र चौधरी के बारे में भी चाहूंगा कि हरियाणा के भी एक महाशय गए थे, मतलब हरियाणवी मूल के भी एक महाशय प्रधानमंत्री बने एक देश के, उनका भी हल्का सा जिक्र कर देंगे रवि कुमार जी, तो जरा मेरा भी सीना। हरियाणा का तो बहुत सारी चीजें हैं। एक तो है वही आपने जो बताया, फिजी के प्रधानमंत्री थे वो महेंद्र सिंह चौधरी, और आपने कल्पना चावला भी है, वो भी हरियाणा की है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, भारतीय महिला थी। बाद में सुनीता पंड्या गई, तो ये कल्पना चावला भी। और बहुत वर्षों तक, जब मैं छोटा था तब से मैंने देखा है कि दारा सिंह वर्ल्ड चैंपियन था रेसलिंग में, कुश्ती में। वो कितने 15-16 साल तक वो 1 नंबर का था, और मुझे लगा कि वो रोज इतने अंडे खाता होगा, इतना चिकन खाता होगा, वगैरह वगैरह। बाद में पता चला कि वो शाकाहारी है। तो शाकाहारी के पक्ष में कुछ बताना है तो किसका नाम लेना, इससे बढ़कर कौन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हरियाणा का भी उपलब्धियां है, बाद में कभी उसके ऊपर बात कर सकते हैं लोग। रवि कुमार जी, संघ को लेकर कुछ प्रश्न हैं। संघ को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां उन लोगों के मनों में हैं जिन्होंने संघ को करीब से नहीं देखा। कभी कभी हम संघ में ये कहते हैं कि संघ को देखना है, समझना है तो संघ में आना पड़ेगा, और जो संघ में आए नहीं, शाखा पर आए नहीं, उनको संघ समझ में आता नहीं। एक तरीका तो यही है कि भ्रांतियों को दूर करना है, शाखा में आएंगे तभी दूर होंगी। इसके अलावा और क्या क्या उपाय हो सकते हैं संघ को लेकर भ्रांतियों को समाप्त करने के, दूर करने के? पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा जो संघ के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, वरना सामान्य आदमी तक संघ का नाम ही नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे लोगों को, हमारे विरोधकों ने पहुंचा दिया बहुत जगह पर, तो लोग आकर बोलते हैं यू आर फ्रॉम आरएसएस, व्हाट इज आरएसएस, यू टेल मी। कम से कम उतना तो उन्होंने जगाया है। दूसरा है, संघ ने एक नया आयाम शुरू किया है, संपर्क विभाग। जिन्होंने कभी संघ देखा नहीं है लेकिन समाज में बड़े हैं, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेशनल है, व्यापारी है, धार्मिक गुरु है, इन सब से मिलने के लिए मेरे पास भी वही प्रकार का काम अभी भारत में आने के बाद पिछले 2 साल से दिया गया है कि संपर्क विभाग के माध्यम से कई बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। तो उसमें से कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या है आरएसएस, आपने ऐसा क्यों किया, फिर वैसा क्यों किया। फिर हम उनको बताते हैं तो प्रभाव इतनी सारी गलत प्रचार कैसे हो रहा है, आपने गांधी जी को क्यों मारा। गांधी जी को हमने तो नहीं मारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी तय हुआ है। अच्छा, ठीक है। ऐसे संवाद अभी हमने बड़े बड़े लोगों से शुरू किया है जी। संघ का अभी धीरे धीरे बनते जा रहा है। आपने देखा होगा अजीम प्रेम जी हमारे कार्यक्रम में आके गए, रतन टाटा भी आकर गए। इन सब लोगों के मन में एक समय ऐसा ही शंका था, धीरे धीरे संपर्क से हमने उनको नजदीक लाया। अभी राष्ट्रपति जो होकर गए प्रणब दा, वो भी तो अपने कार्यक्रम में आके गए विजयदशमी उत्सव में। जी बिल्कुल जी। रवि जी, जो स्वयंसेवक नहीं है, जो संघ स्थान पे नहीं गए,
उन ऐसे लोगों में से कोई नौजवान अगर किसी पुस्तक के माध्यम से संघ को जानना चाहें तो ऐसी कुछ पुस्तकों के नाम का उल्लेख आप करना चाहेंगे कि भाई आप अगर संघ को प्रारंभिक रूप से पढ़कर ही मान लीजिए किसी को जानना है तो ये पढ़ लें। ऐसा है कि संघ को जानने के लिए एक छोटी पुस्तिका भी संघ ने निकाला है जी। तो उसमें जो सामान्यतः जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न और उसका उत्तर ये संघ ने तैयार किया है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, प्रादेशिक भाषाओं में भी है। और जब हम बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, कहीं संगीत के बड़े बड़े उस्तादों को मिलते हैं, जैसे राष्ट्रपति को भी मिले थे, तो उनको देने के लिए छोटी पुस्तक नहीं, तो हमने उनके लिए एक कॉफी टेबल बुक बनाया है संघ का, वो विशेष जो है ऐसे लोगों के लिए, तो वो पुस्तक हम उनको देते हैं। ऐसे अलग अलग स्तर के लिए हमने पुस्तकें बनाया है। जी। अभी मैंने बात की थी जो संघ को नहीं जानते या संघ में नहीं आए, उनकी जिज्ञासाएं थी। एक जिज्ञासा कुछ पुराने स्वयंसेवकों के मन में कभी कभी आती है। उनको ये लगता है नई पीढ़ी वाले जो मेरी पीढ़ी है उसके बाद के स्वयंसेवक हैं, और वो पुराने लोगों से जब बात करते हैं तो इस तरह की कहीं कहीं निकल करके बात सामने आती है कि पहले संघ में व्यक्तिगत संभाल कार्यकर्ता की ज्यादा होती थी, आज कम होती है। आपको भी ऐसा परिवर्तन महसूस होता है क्या? ऐसा है कि समय बदलते रहता है। उस समय संघ की शाखा कितनी थी और आज कितनी है, विस्तार हुआ है। और केवल संघ नहीं, विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, विवेकानंद केंद्र, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, इतने सारे आयाम हमारे सामने, इसके पहले नहीं था इतना। तो उस समय जो संघ के अधिकारी थे उनको बहुत सीमित था। तो गुरुजी मेरे घर में भोजन के लिए आए हैं, 3 बार आए हैं, 4 बार आए हैं, ऐसे कहने वाले नागपुर में इतने सारे मिलते हैं। और अभी नागपुर वालों को शिकायत है, किसी के भी घर नहीं जाते हैं और नागपुर में बैठे रहेंगे तो देश का काम कैसे चलेगा। तो ये एक है कि काम का विस्तार बहुत बढ़ गया है। सेवा कार्य लिए तो 1,50,000 सेवा कार्य हम कर रहे हैं। एक एक जगह पर 10-10 कार्यकर्ता है। इनको कब मिलेंगे सरसंघ चालक के अधिकारी? बहुत मुश्किल हो रहा है जी। हमारे यूथ फॉर नेशन की तरफ से ललित तवानिया जी आसाम से, डॉक्टर महेश जी, चंद्र प्रकाश जी नैरोबी से, ऐसे बहुत सारे मित्रों ने कुछ प्रश्न भेजे हैं। ये प्रश्न मेरे पास लिख कर आए हैं, सामने मेरे नहीं है, लेकिन मैं इन प्रश्नों को आपसे पूछे जा रहा हूँ क्रमवार। एक प्रश्न ये है कि विश्व में संघ के अलावा, हिंदू स्वयंसेवक संघ के अलावा या संघ के कार्यकर्ताओं के अलावा और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो सनातन का, हिंदुत्व का विचार, उसके लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसको सही परिप्रेक्ष्य में संसार के, दुनिया के सामने रखने के लिए काम कर रही हैं? कुछ नाम का उल्लेख करेंगे क्या? ऐसा है कि समय समय पर लोग गए विदेश में जी। लगभग 150 साल पहले जो उत्तर प्रदेश से गए, तमिलनाडु से गए, तो उत्तर प्रदेश से लोग गए थे, उनके साथ साथ आर्य समाज के लोग गए। ये जहां भी गए आर्य समाज, उत्तर प्रदेश से जो लोग गए, सनातनी लोग जो गए, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म मंदिर वगैरह सब बनाए जी। तो ऐसे मंदिर एक माध्यम बनाकर वहाँ हिंदू धर्म का प्रचार होता है। वो राम मंदिर होगा, वो कृष्ण मंदिर होगा, वो सब एक है। दूसरा, इन दिनों में रामकृष्ण आश्रम स्वामी विवेकानंद के माध्यम से वो भी दुनिया में अनेक देशों में काम कर रहे हैं। एक नया चमत्कार जो हमने देखा है कि श्री श्री रविशंकर, इनको 150 देशों में उनके है, जहाँ हिंदू भी नहीं है, भारतीय भी नहीं है, उनको वो हिंदू बना रहे हैं। रशिया में वहां भी उनके काम है। माता अमृतानंद में उनके इतने सारे शिष्य, जो नोबेल लॉरेट है, जो अंग्रेज है, जो अरबी है, जो अलग चाइनीज लोग है, ये सब उनके शिष्य बने हैं। तो अलग अलग देशों में ये जो नए जो स्वामी जी वो गए हैं, दलाई लामा जहाँ भी जाते हैं वहां उनके इतने सारे भक्त बन जाते हैं। तो हॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार, जूलिया रॉबर्ट्स एक नाम है, ऐसे बहुत सारे लोग हिंदू बन रहे हैं, बनते हैं, देखने को मिलता है। तो कुछ प्राचीन परंपरागत, कुछ नए साधु संयोग, सबके साथ फायदा हो रहा है। इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, इन देशों में हिंदुत्व की, हिंदू धर्म को मानने वालों की स्थिति क्या है आज की तिथि में? सामान्यतः हम कहते हैं कि हिंदू यानी वो पंजाब से गया होगा, राजस्थान से गया होगा, तमिलनाडु से गया होगा। दुनिया भर में जो 50, 60, 70 देशों में जो हिंदू है, लेकिन
2000 साल पहले ही जो लोग गए हिंदू धर्म के प्रचार में, तो ऐसे अलग अलग ऋषि मुनि जो गए थे, ये श्रीलंका में गए, मलेशिया में गए, सिंगापुर में गए, थाईलैंड में गए, कंबोडिया में गए, इंडोनेशिया में गए, वियतनाम में गए, और यहाँ तमिलनाडु के चोल राजा, तमिलनाडु के पल्लव राजा, वैसे बंगाल के पाला राजा, उड़ीसा के भी लोग सब जाकर वहाँ साम्राज्य भी बनाया था। इनके माध्यम से भी एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ हिंदू है, जो अभारतीय है लेकिन हिंदू है, 1000 वर्षों से है। तो बाली भी है, ये एक समय बाली में 100% हिंदू थे। अब बाली के लोग सुमात्रा में आते हैं, सुमात्रा के लोग जावा में जाते हैं, जावा के लोग बाली में जाते हैं, इसलिए अब 10% लोग अभारतीय भी है। और वहाँ के 10% लोग जकार्ता में, मेडान में, ऐसे कई जगह पर चले गए हैं। आना जाना तो एक देश के अंदर होते रहता है। तो वहाँ सांस्कृतिक जुड़ाव कितना कायम है? वहाँ उन्होंने संस्था बनाई है, उनका नाम है परिषदा हिंदू धर्म, और वो लोग विश्व हिंदू परिषद का जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने प्रचारकों को वहाँ भेजा है। एक प्रचारक वहाँ आयुर्वेद सिखा रहा है, वहाँ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हमने खड़ा किया है संघ के माध्यम से, और दूसरा एक वहाँ केवल संस्कृत सिखाने के लिए गया है। वैसे हमने थाईलैंड के एक यूनिवर्सिटी के साथ हमने वहाँ भी हिंदू धर्म का प्रचार के लिए उसको सेंटर बनाया है। ये सब संघ के माध्यम से सब चलता है। हरे राम हरे कृष्णा के कारण भी अनेक अंग्रेज लोग रशिया में, बेल्जियम में, अलग अलग देशों में अंग्रेज लोग भी हिंदू बने हैं। ये भी लाखों में है, चाइनीज लोग भी इसमें है। आबादी, हाँ, मैं चीन की बात ही, आपने चीन का नाम तो ले ही दिया। चीन आबादी के लिहाज से बहुत सबसे बड़ा है, तो विश्व के सर्वाधिक लोग जहाँ रहते हैं उसमें भारतीय या हिंदू विचार को मानने वाले लोगों की या उससे मिलते जुलते चिंतन के साथ जुड़े लोगों की संख्या का कुछ अनुमान है क्या रवि जी? एक याद रखना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक बार रोटरी क्लब ऑफ बैंकॉक में मुझे वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते बुलाया जी, और उस रोटरी क्लब में अंग्रेजी में बात करना है, तो अंग्रेजी भाषा वहाँ बहुत कम लोग होते हैं। तो विदेश से जो आए, कोई साउथ अफ्रीका से आए, इंग्लैंड से, फ्रांस से, ये सब लोग एक ही एक उस बैंकॉक के साथी सदस्य बन सकते हैं। तो इसलिए वो जो कार्यक्रम था उसमें बड़े बड़े वाइस चांसलर, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, बैंकर्स वगैरह सब आए थे जो इंटरनेशनल लेवल के हैं वहाँ मुझे बोलने के लिए। तो उन्होंने कि आप जो विषय रखना चाहते हैं रखिए। तो मैंने बताया उन दिनों में एक प्रसिद्ध विषय था TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। तो मैंने बताया बियॉन्ड TQM मैं बोलूंगा, तो उसने हंसने लगा, बोले कि बियॉन्ड TQM तो है ही नहीं है, एक TQM ही नया था। तो मैंने बताया जब TQM नहीं था तो मैं TQM के बारे में बोलता था, अब TQM है तो मैं बियॉन्ड TQM के बारे में बोलता हूँ। बोले कि आपकी मर्जी, लेकिन लोग वहाँ आने वाले बड़े लोग हैं और वो प्रश्न करेंगे, मैं अपना विजिटिंग कार्ड सबको दे दूंगा और वो जो प्रश्न पूछना चाहिए पूछ सकते हैं। अनेक विषय हुए। एक प्रश्न पूछा गया है, मैंने तो क्या एकात्म मानववाद जो है ना हमारा दीनदयाल जी का, वही सबसे किसी भी मैनेजमेंट में इससे बड़ा कोई लकीर खींच ही नहीं सकता। वो लकीर मैंने इन लोगों को समझ में आया ऐसे अंग्रेजी में अनुवाद करके उनके सामने रखा। तो उसमें यही है कि हम उनको अपना ही मानते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। तो उसने एक प्रश्न पूछा था कि डू यू एवर थिंक दैट इंडिया एंड चाइना विल एवर बिकम फ्रेंड्स? ये लोडेड क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ चाइनीज लोग बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ बैठे हैं, वहाँ इंडियन लोग भी बैठे हैं। और आज तो वैसे ये सवाल, आज इस सवाल में ज्यादा रुचि है लोगों की जानने की। हाँ, तो आज तो और भी ज्यादा है। तब मैंने उनको बताया कि जरा मेरे बात गौर से सुनिए। चीन एक प्राचीन देश है सभ्यता में, 5000 साल पुराना। भारत भी प्राचीन देश है, 5000 साल पुराना। तो वी हैव ए कॉमन हिस्ट्री ऑफ 5000 ईयर्स। और ये जो बॉर्डर लाइन है वो कभी इधर कभी उधर जाते रहता है, लेकिन हमारे देश से वहां और वहां के देश से यहाँ लोग आते थे। दो महाशक्ति के बीच में एक कॉमन बॉर्डर था, ब्रह्मपुत्र की उस ओर चाइना, इस ओर हम लोग। तो 3000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। 5000 साल का इतिहास और 3000 साल का इस बॉर्डर के बीच में क्या कभी भारत और चीन के बीच में कोई बड़ा युद्ध हुआ था? 1962 को छोड़कर एक भी युद्ध नहीं हुआ। और दूसरा है, ये 62 का युद्ध भी तब हुआ जब भारत अपना हिंदुत्व को भूलकर वो सोशलिज्म, वो कम्युनिज्म, इसके पीछे भाग गया। वैचारिक और वो लोग अपने कन्फ्यूशियस, अपने बौद्ध, अपने
चाइनीज धर्म को छोड़कर वे लोग कम्युनिज्म पे चले गए। ये दोनों, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, यूरोप से आया है। आप इंडिया माइनस यूरोप, चाइना माइनस यूरोप देखिए, कभी भी हमारे बीच में युद्ध नहीं हुआ। और वहां का एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि भारत ने चीन के ऊपर 2000 साल राज्य किया है बिना किसी सैनिक को भेजकर। हमने बुद्ध भगवान का संदेश वहां भेजा है, हमने साधु सन्यासियों को भेजा है, हमने यहाँ के बड़े बड़े विचारवंतों को भेजा है, जिसके कारण उनको बहुत कुछ मिला। उनका जो वर्ष में 12 महीने है वो भारत ने दिया है, और ऐसे अनेक चीजों, उनको खगोल शास्त्र, गणित वगैरह सब में भारत ने दिया है। इसलिए वो कहते हैं कि हम हमेशा के लिए भारत के प्रति ऋणी है। एक और बात बताता हूँ, जब हमारे मनमोहन सिंह वहां गए थे तो वहां के प्रधानमंत्री वेन जियाबाव थे, वे इनका स्वागत संस्कृत में कर रहे थे, और हमारे मनमोहन सिंह ने बताया मैं उर्दू जानता हूँ, संस्कृत नहीं जानता हूँ। फिर बाद में पूछा कि आप इतना संस्कृत कैसे जानते हो, तो बोला कि मैं बेजिंग यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ। बेजिंग यूनिवर्सिटी में 90 साल के एक प्राध्यापक है जिन्होंने संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को चाइनीज भाषा में अनुवाद किया है, और भारत सरकार ने उनके ओर देखा भी नहीं, तो तुरंत वो वापस आए और उनको पद्म विभूषण दिया। और पद्म विभूषण लेने के कुछ साल के बाद उनके वो दिवंगत हुए। उनके शिष्यों ने मिलकर महाभारत 5 खंडों में, और हर एक खंड तो $1000 होगा, इतना कीमती पुस्तक छापा। और उन्होंने यूनिवर्सिटी को अनुरोध किया कि पुस्तक आप नहीं खरीदोगे तो हम कंगाल हो जाएंगे, जरा खरीदिए। तो हमेशा यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि इतना कीमती सेट लेना है तो हमें वर्किंग कमेटी बुलाना पड़ेगा, AGM बुलाना पड़ेगा, बाद में हम लेते हैं। और जब उन्होंने लिखा है कि हमको 5 कॉपी चाहिए, लाइब्रेरी के चाहिए, इतने चाहिए, तब इन्होंने उत्तर दिया कि तुम लोग खरीदने के पहले यहाँ के सामान्य जनता ने खरीद लिया है। तो जनता में कितनी भूख है भारत के बारे में। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर चीन में अगर सुधार लाना है, वहाँ के तिब्बतियों को राहत चाहिए, वहाँ के उलगिर के लोगों के लिए भी मानवीय हक चाहिए। और सबसे ज्यादा पीड़ित तो चाइनीज लोग हैं, जो CCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पीड़ित है। उससे अगर उन सब लोगों को राहत लाना है तो आप अमर चित्रकथा जो है, इनमें से सेलेक्ट करके 500 अमर चित्रकथाओं को मैंड्रिन भाषा में वहां डंप कीजिए। मैं कहता हूँ कि 10 साल के अंदर चीन भारत बन जाएगा। इतना ही करना है, इतनी भूख है वहां के लोगों के सामने, तो बिना बंदूक भेजे भी आप कर सकते हो, ये करना जरूरी है। तो चाइनीज लोग भूल जाएंगे, लेकिन चाइनीज सरकार जो आज है, जो कोरोना फैला रही है, दुनिया भर में भेज रही है, ये बहुत खराब है। लेकिन चाइनीज लोग के साथ मैंने काम किया, मेरा हांगकांग केंद्र है, 36 साल में हांगकांग में रहा, वहां से भी सिडनी गया, तो मैंने देखा कि चाइनीज लोग हमारे जैसे बहुत अच्छे लोग हैं। जी, चीन बहुत सारे मंदिर मलेशिया में बनाए हैं, तो पैसा देने वाला पहला चाइनीज आदमी होता है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। चीन को लेकर के ये नई दृष्टि आपकी इस टिप्पणी से आई है कि चीन से भी मित्रता हो सकती है, और मित्रता का आधार चीन का अपना कन्फ्यूशियस और हमारे भगवान बुद्ध, जिनके अनुयायी वहां जाकर के उन्होंने उन्हीं के, थोड़ा सा बताता हूँ, वहाँ एक और है, उनका नाम है लाओ त्से जी। लाओ त्से के गुरु जो थे वो तमिलनाडु से ईसा पूर्व 3री शताब्दी में वहां गए। उनका चेला जो था लाओ त्से, ये इसको भी वो भगवान मानते हैं, वो भी भारत से ही आया था, भारत से ही लाओइज्म आया है, ये मानते हैं जी। हमने तो जैसे अर्जुन को मालूम नहीं था कि कर्ण मेरा भाई है, इसलिए उसको मारा उसने। ये जब ज्ञान आएगा, चीन का असली ज्ञान आएगा, तो हम चीन के ऊपर दूसरा एक अपना बना सकते हैं रणनीति। चीन अपनी जड़ों की तरफ लौटे तो दास्तान और तरह की हो सकती है। कार्यक्रम को इसके चरम की तरफ, इसके समापन की ओर ले जाएंगे आदरणीय रवि जी, और फिर वहीं से वहीं लौटेंगे जहां से प्रारंभ हुए थे। आने वाले दिनों में पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसकी बात सब दुनिया के नेता कर रहे हैं, हमारे नेतृत्व ने भी की है, उसमें भारत की और हिंदुत्व की भूमिका, इस पर एक आपकी अंतिम टिप्पणी जरूर चाहूंगा। और किस किस तरह के बड़े परिवर्तन संसार में आप होते हुए आने वाले दिनों में देखते हैं, या यूं कहिए प्रिडिक्ट करते हैं, आदरणीय रवि जी।
धन्यवाद। पहले मैं अपने देश में कुछ बातें बदल आना चाहिए वो मैं बताता हूँ। जी जब भी भारत का नाम लेते हैं तो सामान्यतः न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद विदेश में पूछते हैं कि तुम्हारे देश में इतना करप्शन क्यों है, तुम्हारे देश में इतना रेप क्यों हो रहा है, तुम्हारे देश में इतने सारे लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। 3 ही विषय ले लेता हूँ। करप्शन का अगर आंकड़े देखे जाए तो हमारे यहाँ 1 लाख के में 1.8% लोगों में रेप होता है। रेप के बारे में मैं बता रहा हूँ। 1 लाख के ऊपर जो बलात्कार होता है, लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में और यूएसए में 17 गुना ज्यादा, 25 से ज्यादा है वहाँ। लेकिन वहाँ इतना शोर नहीं होता है जितना भारत में होता है। 1.8 अच्छा है, ये मेरा नहीं कहना है, लेकिन जरा वास्तविकता की ओर भी आना चाहिए। दूसरा है करप्शन। हमसे ज्यादा तो करप्शन इंग्लैंड और अमेरिका में है। इन सब चीजों के बारे में वो भी चिंतित है। तो उसके लिए उन्होंने क्या ढूंढ निकाला है, तो वहाँ जेम्स इंटरनेशनल स्कूल में, जो दुनिया में अनेक जगह पर है, उन्होंने बताया कि रेप और करप्शन को दूर करना है, ये एक मानसिक रोग है। इसको ठीक करने के लिए आपको भगवत गीता, आपको संस्कृत भाषा, आपको रामायण महाभारत सिखाना अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने दुनिया भर में वो स्कूल चला रहे हैं और वहाँ वेद पढ़ाया जाता है, संस्कृत पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े मैनेजमेंट के कॉलेज है, केलॉग वगैरह जो बॉस्टन है, वहाँ भी अब भगवत गीता सिखाया जा रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि आप कुरान सिखाइए, बाइबल सिखाइए, गीता क्यों सिखा रहे हो। तब इन्होंने बताया, उनके वाइस चांसलर ने, इन ए स्ट्रक्चर्ड वे ethics and moral science can be taught only through Bhagavad Gita. So don't ask another question. ऐसे वो लोगों ने तो उत्तर ढूंढ लिया और वो हमारे पास है। सोने के खजाने पे बैठकर हम भीख मांग रहे हैं। भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ ये मान्यता लानी चाहिए, उसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। सबसे ज्यादा सुइसाइड यानी आत्महत्या भारत में होता है। एक खेल है जो बहुत सस्ता खेल है, दुनिया का अनेक देशों में खेला जाता है, भारत से ही वो खेल निकला है, 50-60 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। वह है बुद्धिबल, मराठी में कहते हैं, हिंदी में शतरंज कहते हैं। मैं तो शतरंज से भी अच्छा शब्द मराठी वाला बुद्धिबल समझता हूँ, जो बुद्धि को तेज करता है। तो आंकड़े बताते हैं कि जो बच्चा बुद्धिबल खेलेगा वो किसी का खून नहीं करेगा, वह दूसरों का आत्महत्या नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, वह गणित में और भौतिक शास्त्र में फेल नहीं होगा। ये सब उन्होंने परीक्षा करके दिखाए। आप भी जरा सोच लीजिए क्यों है। तो ये अगर बुद्धिबल का प्रचार होगा तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगा, मानसिक रोग दूर हो सकता है। और दूसरा जो है, भारत के सारे समस्याओं का जड़ है कि किसी भी बड़े शहर में चुनाव के समय केवल 60% लोग वोट देते हैं। बम्बई जैसे जगह पर तो 50% लोग भी वोट नहीं देते हैं, बेंगलुरु में भी। तो जो लोग वोट नहीं देते वो कौन है? वो गरीब है, वो अल्पसंख्यक है? ऐसा नहीं है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। जो प्रश्न आपको भेज रहे हैं, जो प्रश्न हमें करते हैं, वो या उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, वो ही वोट नहीं देते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ द वोटर, फॉर द वोटर, बाय द वोटर। आप जो जो परिवर्तन चाहते हो कि ये जो होना सत्ता में चाहिए, आए हैं, चोर है, वो चोर नहीं है। वो बोलते कि मैं मजबूर हूँ, मैं वही करूंगा जो मेरा वोटर चाहता है। आप वोट दे दीजिए, मैं आपका गुणगान गाऊंगा। और आप जो कहते हैं कि आरक्षण नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, मैं करूंगा। लेकिन तुम वोट नहीं दोगे तो मैं तो हार जाऊंगा, मैं हारने के बाद खड़ा हूँ। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज है, इसको 80-90 तक ले जाना चाहिए। तब तक एक भी प्रश्न मत पूछो कि भारत में ऐसा क्या हो रहा है, वैसा क्या हो रहा है, क्योंकि हम ही तो दोषी है। दूसरा एक योग है, उसको कहते हैं सुपर ब्रेन योग। जरा देखिए, सुबह 2 मिनट के लिए, शाम को 2 मिनट के करेंगे, आपका बच्चा कभी स्कूल में फेल नहीं होगा। तो ये भारत के लोगों के लिए थोड़ा सी बातें मैंने बताई है, यहाँ की समस्या उसको कैसे निराकार करना है। और आपने पूछा कि आगे क्या क्या होने वाला है। आपको 3 नाम बताता हूँ, इंदिरा नूई, सुंदर पिचै और सत्य नडेला। आप जानते हो, सब लोग जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के सबके टॉप पोजीशन में गए हैं जी। आने वाले दिनों में ऐसे 3 नहीं 30 लोग मिलेंगे आपको। ये संख्या बढ़ने वाली है। दूसरा एक बताता हूँ, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इंग्लैंड अमेरिका गए थे तो ओबामा से केवल व्यक्तिगत 2 लोग आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। पीछे नोट्स निकालने वाले IFS अधिकारी जयदीप मुखर्जी था भारत के, लेकिन
अमेरिका के जो पीछे बैठकर वहां का जो उनका पर्सनल सेक्रेटरी नोट्स ले रहा था, ये पर्सनल सेक्रेटरी यानी वो वहां का नागरिक होगा, वहां के स्कूल वहां के कॉलेज से पढ़ के आया होगा, फिर वो आईएएस के उसमें जैसे समकक्ष को परीक्षा होगी वो पास किया होगा, और अपनी योग्यता के कारण अब ओबामा का पर्सनल सेक्रेटरी बना है। उसका नाम था अनुराग गोयल। ऐसे 30 लोग, भारतीय लोग वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में टॉप में है। आज 30 है, आने वाले 5 साल में इनकी संख्या बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है, जरा आप सोचिए जी। और एक अमेरिका में जो हो रहा है, वहां के अस्पतालों में जो बच्चे जन्म हुआ है, जो अमेरिकन नागरिक है, उसमें सफेद बच्चों की संख्या कम है, वहां काले निग्रो लोग भी है, और मेक्सिको से जो है उनको कहते हैं हिस्पैनिक्स, स्पेनिश भाषा को ये लोग, इनके बच्चों की संख्या ज्यादा है। 20 साल के बाद ये वोटिंग के लिए जाएंगे, जब वोटिंग के समय अंग्रेजों की संख्या कम और बाकी लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तो कोई ना कोई काला, कोई ना कोई हिस्पैनिक वहां का राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन ये लोग जब देश को चलाना है तो बुद्धिमान लोग कहाँ से मिलेंगे? भारतीयों से तो उनका कोई दुश्मनी नहीं है, अंग्रेजों से तो उनका 500 साल का दुश्मनी है ना, तो वो भारतीयों को लेंगे तो भारतीयों को फिर से भी मौका मिलेगा अमेरिका को चलाने के लिए। हमारा टाटा ने टेटली को खरीद लिया, इंग्लैंड का 1 नंबर का कंपनी, वहां के कोरस को खरीद लिया, वहां के जगुआर को खरीद लिया। बड़े बड़े कंपनियों को हमारे लोग खरीद सकते हैं। आर्सेलर जैसा एक स्पेशल स्टील बनाने वाला एक कंपनी को भी मित्तल साहब ने खरीद लिया, जो राजस्थान के हैं। तो ये सब आने वाले दिनों में हमारे लिए मौका प्रदान है, क्योंकि अब चीन से व्यापार कम करेंगे, ऐसा ऑस्ट्रेलिया का व्यापार मंत्री ने कहा। तो उसके ऊपर वहां चीन का राजदूत है, बहुत गर्म होकर, 3 दिन की पहले की न्यूज है जी, बिल्कुल में आया था। अभी 2-3 दिन पहले की भी न्यूज बताता हूँ। इंग्लैंड में आप देखेंगे तो वहां की महारानी बहुत वृद्ध है, इसलिए हमेशा एक डॉक्टर चाहिए उसको। उनका जो बेटा है और वहां के प्रधानमंत्री है, उसका नाम है बोरिस जॉनसन, दोनों ही कोरोना के शिकार होकर आईसीयू में बैठे। तो देश कौन चलाएगा? तो वहां का होम मिनिस्टर और वहां का जो कॉमर्स मिनिस्टर है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर, यही 2 लोग चला रहे हैं। होम मिनिस्टर का नाम है प्रीति पटेल, गुजराती बोलने वाली, और वहां का फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है ऋषि सुनक, पंजाबी भाषा। न पूरे देश को, यूरोप हमारे ऊपर 200 साल राज्य किया, आज वो लोग संभाल रहे हैं। कल ही अस्पताल से वापस आने के बाद बोरिस जॉनसन ने भाषण दिया है। तो मैं कहता हूं कि बहुत ही शीघ्र वहां का एक प्रधानमंत्री भारतीय मूल का बनेगा। अमेरिका में कुछ साल पहले एक महिला प्रधान राष्ट्र चुनकर आई थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो भगवत गीता के ऊपर उसने शपथ लिया, तुलसी गब्बार्ड। अब वो राष्ट्रपति के लिए खड़ी है, इस बार नहीं तो अगले बार वो जीत जाएगी। अमेरिका का राष्ट्रपति भी एक हिंदू बन सकता है, ये सब हम आंखों के सामने देखते हैं। आयरलैंड का प्रधानमंत्री तो नागपुर का ही बन गया है, उसका नाम है लक्ष्मण बराड़कर। पोर्चुगल का जो प्रधानमंत्री है वह भी गोवा का है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रपति है, उसको गवर्नर जनरल कहते हैं, वो तो उत्तर प्रदेश का है, डॉक्टर आनंद सत्यानंद। प्रगतिशील देशों में भी उच्च पद पर हमारे लोग पहुंच गए हैं। फिर हम देखते हैं कि इंटरनेट के जमाने में इतना बड़ा आविष्कार हुआ है इंटरनेट में, मोबाइल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बिग डेटा में, सोशल मीडिया में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे रिसर्च भारतीय लोग कर रहे हैं। इसलिए भारतीयों का ये, और जहां भी भारतीय गए हैं, एक देखने को मिलता है कि सामाजिक अपराध करने वाले सबसे कम कौन है? तो भारतीय लोग हैं, क्योंकि हम परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में रहने वाला अपराध बहुत कम करेगा। तो दुनिया भर के लोग सोचते हैं कि हमारे परिवार टूट रही है, तो हमें भारत से कुछ सीखना चाहिए। 2050 तक भारत के विदेश में रहने वाले भारतीय भारत को एकदम टॉप में लाने वाले हैं, विश्व गुरु बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास संस्कृति भी है, हमारे पास आर्थिक और बाकी भी ताकतें हैं, दिमाग का भी ताकत है। और भारत में भी मैंने कुछ बातें बताई, इसको ठीक कर देंगे 2050 साल तक हम भारत को एक सही, ऋषि मुनियों ने जैसे दिया था वैसा एक नेतृत्व हम दे सकेंगे, तो संपूर्ण विश्व भारत को विश्व गुरु कहेगा। मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। यूथ फॉर नेशन से जुड़े हुए नौजवानों को इस सारे परिदृश्य में स्वयं को कैसे तैयार करना चाहिए? भारत में 20% लोग हैं जो हस्ताक्षर करना नहीं जानते हैं, जो गिनती गिनना नहीं जानते हैं। जल्दी से जल्दी इनको साक्षर लाना चाहिए। यह लाने से फिर आपको विश्व
गुरु बनने का मार्ग बहुत तेजी से आपको मिलेगा। भारत के पास साइंटिस्ट की कमी नहीं है। चंद्रयान, मंगलयान, पहले ही प्रयोग में हम वहां पहुंच गए। केवल एक भारत ही एक देश था। अग्नि 5 चीन के किसी भी गांव तक जा सकता है, उतने उसका रेंज है। एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट भेजने की क्षमता हमारे साइंटिस्ट की है। दूसरे क्रमांक पर रशिया है तो केवल 37। ऐसे अनेक चीजों में भारत एक नंबर पे है, लेकिन 20% लोगों को साक्षरता देना बहुत जरूरी है। अगर हम वो करें, और फिर मैंने बताया कि 30-35% लोग वोट नहीं देते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये जरा बदल दीजिए, अपने आप भारत एक नया राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। बहुत आभार आपका आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आप जाने माने लेखक, विचारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विश्व के अनेक देशों में भारत का हिंदुत्व का संदेश प्रचारित करने के लिए, प्रसार के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया है। यूथ फॉर नेशन की टीम की ओर से, डॉक्टर महेश जी और उनके सभी सहयोगियों की ओर से, ग्रामोदय की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुंबई से आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। भविष्य में भी आप हम सब का, हमारी मित्र मंडली का, नौजवानों का यूं ही मार्गदर्शन करते रहेंगे और हम भी समय समय पर आपको यूं ही परेशान करते रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम को मित्रों मैं विश्राम की तरफ लिए चलता हूं।